सीरीज की स्टार्टिंग में हमारा प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है कि अब मैं 34 इयर्स का हो चुका हूँ और मेरी लाइफ हेल से भी बेकार है। अब मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरे जीवन में कहाँ पे चीजें गलत होना शुरू हुई। अगर मैं स्वॉर्ड को कुछ समय पहले सीख लेता तो शायद मैं अपनी बहन को अंपायर में भेजने से रोक सकता था। और अगर ऐसा होता तो मेरे अंदर का जो मॉन्स्टर है वो मॉन्स्टर भी शायद एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं अपने मास्टर से भी नहीं मिल पाता। वो मास्टर जिन्होंने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। जिस मोमेंट पे मैं अपने मास्टर के साथ था वो मोमेंट मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट में से एक था। मास्टर हमेशा मेरे सेवियर रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं मास्टर को बहुत अच्छे से ट्रीट करता। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली अब मैं यहाँ पर हूँ और हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है एक बैटलफील्ड के अंदर जहाँ पे हमको चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडीज दिखाई दे रही होती हैं। अब उतने में कोई हमारे प्रोटैगनिस्ट के पीछे आता है और ये एक बच्चा सा होता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और उसे देखकर अपना प्रोटैगनिस्ट बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा पिटीफुल है, क्या तुम इस स्टेट में भी स्वॉर्ड चला पाओगे। लेकिन स्टिल वो बच्चा अपने प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि तुमने मेरे फादर को मारा है। अपना प्रोटैगनिस्ट हंसते हुए बोलता है कि रियली, अब तो मुझे इस चीज का रिग्रेट भी नहीं हो रहा है। वो बंदा अपने प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको बोलता है कि कुछ और बोलो, ये चीज तो मैंने हजारों लाखों बार सुन ली है। क्या तुम्हारे पास मुझे बोलने के लिए कुछ और नहीं है? मॉन्स्टर तो मुझे सभी लोग बोलते हैं, अब मुझे शब्द से फर्क भी नहीं पड़ता है। वही प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में पेन और ज्यादा बढ़ते जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी पूरी बॉडी में फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त मेरी बॉडी अपने प्राण को त्याग सकती है। प्रोटैगनिस्ट बच्चे को बता रहा होता है कि मैंने यहाँ के सारे लोगों को मार दिया। एंटायर टुल्कन एम्पायर को मैंने अपने हाथों से मारा है, एम्परर को मार दिया और साथ ही साथ पूरी इंपीरियल ब्लड लाइन को खत्म कर दिया। तो क्या इस सब के बाद मेरा मॉन्स्टर हो जाना बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है? वो जो बच्चा होता है उसके हाथ में स्वॉर्ड होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा कांपने लग गया होता है प्रोटैगनिस्ट की बात सुनकर और उसे डर लग रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि इसे डरता हुआ देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। और फिर वो अपने उस बच्चे से बोलता है कि हे बच्चे, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा बोलता है कि जैक, जैक स्टुअर्ट। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है, मेरा नाम भी यहाँ पे जैक है। और फिर वो बोलता है कि तो क्या मैंने तुम्हारे फादर को किल किया है? ऑनेस्टली मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, तो मुझे इवन पता भी नहीं है कि मैंने स्टुअर्ट नाम के किसी बंदे को मारा है। वो जो बच्चा होता है वो डरते हुए बोलता है कि ऑल दो वो एक अच्छे फादर नहीं थे लेकिन वो एक फादर थे जिनकी मुझे जरूरत थी। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर को मारने के लिए तुमसे अपोलोजाइज नहीं करूंगा, इंस्टीड मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम जो तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड है उस स्वॉर्ड से मुझे मार डालो। ये शायद तुम्हारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपने फादर की डेथ को अवेंज करने के लिए और साथ ही साथ तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हारी लोग वर्शिप करेंगे कि तुमने उस मॉन्स्टर को मारा है। प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं भी तो मैं यहाँ से बहुत आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। भले ही मेरे पैर टूटे हैं और भी बहुत सारे इंजरीज हैं लेकिन ये बड़ी आसानी से मैं हील कर सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि मुझे अब ये करना ही नहीं है, मेरे अंदर जीने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं बची है। और फिर वो उस बच्चे से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी मुझे मारो। और वो बच्चा स्वॉर्ड तो उठाता है लेकिन उससे अपने प्रोटैगनिस्ट को मारा ही नहीं गया होता है। और फिर उसके बाद प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, ये बच्चा मुझे नहीं मार पाया लेकिन तुमने अच्छा किया। शायद तुम मुझे मारने के बाद पीसफुली नहीं रह पाते और हमेशा जरूरी नहीं है कि एक हीरो बनना ही ऑब्वियस चीज है। तुम्हारी रेस्ट ऑफ द लाइफ बची है, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना। अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट मत रखना मेरी तरह। जाओ बाहर जाके सबको बताना कि डीमन मर चुका है और जो वॉर है वो ओवर हो चुकी है। वो बच्चा एकदम रोते हुए अपने प्रोटैगनिस्ट को बोलता है कि इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट बोलता है मुझे नहीं पता, शायद मुझे ये चीज पसंद है। और ऐसा ऐसा बोलते बोलते जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो जमीन पे गिरने लग जाता है और बोलता है कि यही एंड है। मैं फील कर सकता हूँ फाइनली मेरी बॉडी से सेंसेशंस खत्म हो रही है, मैं डेथ की तरफ को जा रहा हूँ। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, मैं चाह के भी उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे सांस नहीं ली जा रही है, ये मेरी लाइफ का लास्ट मोमेंट है। और ऐसा ऐसा बोलते बोलते अपना प्रोटैगनिस्ट मरने लग जाता है और वो मरते मरते कह रहा होता है कि काश मैं इस पिटीफुल एंडिंग को चेंज कर पाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जैक यहाँ पे मरते मरते अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जिससे हमें उसके पास्ट की थोड़ी सी स्टोरी पता चलती है। हमें पता चलता है कि जो इसका फादर था वो इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और हमेशा इसको बहुत ज्यादा बंदिशों में रखता था। उसकी मॉम बहुत पहले मर चुकी थी और इसने अपनी मॉम को सिर्फ पोर्ट्रेट्स में देखा है।
उसकी बहन जिसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थी, वो हमारे हाउसहोल्ड में ही नहीं बल्कि एंटायर कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फ़ेमस थी। और जो उसके बाप का दूसरा बेटा था, वो बहुत ज़्यादा अपने जैक को बुली किया करता था। जैक बोलता है कि मुझे ये सब कुछ अभी भी याद है। वो बोलता है कि आगे जाके जब मैंने अपना नाम गिव अप कर दिया जैक वैलेंटियर, उसके बाद मैं एक स्वॉर्ड घोस्ट बन गया जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में इधर-उधर घूमते रहता था। और उसके बाद से बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होने लग गए जिनकी वजह से मैं इस एंडिंग पर पहुंचा। अब हमें उसकी लाइफ का ये हल्का-हल्का फ्लैशबैक मिलता ही है, उतने में वो देखता है कि वो एक बॉडी के अंदर आ चुका होता है और वो बोलता है कि क्या मैं सच में मर गया हूँ? क्या ये सब कहीं कोई फ्लैशबैक तो नहीं है? वो एक बच्चे की बॉडी के अंदर आ चुका होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी की यंगर सेल्फ है। और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैंने जब सेकंड कॉन्टिनेंटल वॉर स्टार्ट करी थी तो उसमें मैं एक मर्सीलेस मॉन्स्टर था। मुझे उस वक्त पे रिवेंज चाहिए था और रिवेंज के पीछे भाग-भाग के मैंने पूरे टुल्कन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि इस समय पे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करता था। और उन सारे लोगों को मार दिया जिनके साथ टुल्कन एम्पायर का नाम जुड़ा हुआ था। और उसके बाद मेरे सारे के सारे गोल्स पूरे हो गए और उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने विलिंगली अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था जीने के लिए। लेकिन आखिर अभी मैं किस सिचुएशन में आ चुका हूँ? मुझे नहीं लगता कि ये कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई इल्यूज़न है। क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? अब उसके तो हमें जैक के थ्रू इसकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री पता चलती है। हमें पता चलता है कि ये मार्केस हाउस है वेलेंटियर फैमिली का जो कि एक बहुत ज़्यादा रियोन फैमिली है और ये फैमिली उन लॉयल फैक्शंस में से एक है जो कि किंग को सपोर्ट करती थी। बोलता है कि मैं इस फैमिली का थर्ड चाइल्ड था, द यंगेस्ट, और यंगेस्ट मेंबर होने के बावजूद भी मेरे पास मार्केस का टाइटल था। लेकिन मैं कभी भी हायर के टाइटल के लिए ग्रीडी नहीं हुआ। मेरे पास जो पोजीशन थी वो इनफ और उससे मैं अपनी पूरी जिंदगी कंफर्टेबली जी सकता था। लेकिन मार्केस हाउस में बिल्कुल एक्सेप्शन था, वहाँ कुछ और ही हुआ और वो क्या हुआ वो तो आगे पता चलेगा। अब उसके बाद प्रोटैगनिस्ट हमें बता रहा होता है कि ये रोज गार्डन है, वही रोज गार्डन जो कि स्टेट के सबसे कॉर्नर में है। ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये जगह जानी जाती है एक्साइल के नाम से। इस जगह का पर्पस सिर्फ इतना है कि मुझे ये लोग यहाँ पर कैद करके रख सकें। यहाँ पे कोई भी वर्सल या हाउस नहीं है जो कि मुझे सपोर्ट करे और आउटसाइड वर्ल्ड से मुझे जितना ज़्यादा काट के रखना चाहिए उतना ज़्यादा काट के रख सकें। ये प्लेस रोज गार्डन, यहाँ पे मुझे इन्होंने एक तरह से बंदी बना के रखा हुआ है। अब उतने में उसके पीछे से कोई आता है और बोलता है कि यंग मास्टर, मैंने आपके लिए एक ड्रिंक प्रिपेयर करी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आता है और उसको देखकर जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो बोलता है कि ये मेरे बटलर के साथ साथ मेरा सर्वेंट भी है जो कि यहाँ पर मेरा ध्यान रखता है और पूरे मार्केस हाउस में सिर्फ एक यही है जो कि मेरे बारे में सोचता है। इसका नाम है रॉन। और जैक इसको मजाक मजाक में बोलता है कि हे रॉन, तुमने इसमें कोई पॉइजन तो नहीं मिलाया है ना? और रॉन बोलता है कि आखिर मैं क्यों मिलाऊंगा? और उससे जैक बोलता है कि ओ मैं तो मजाक कर रहा था, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब उसके बाद जैक बताता है कि यहाँ पे टोटल 11 लोग हैं इस रोज गार्डन में मुझे छोड़कर। इनमें से एक तो रॉन है जो कि मेरा बटलर है, लेकिन जो बाकी के 10 लोग हैं वो यहाँ पे सोल्जर्स हैं जो कि यहाँ पर मेरे ऊपर नजर रखते हैं। रॉन के अलावा मैं और किसी पे भी ज्यादा टेंशन नहीं देता हूँ। लेकिन अब आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? अब मुझे ये तो श्योर हो चुका है कि ये रियलिटी है, मैं यहाँ पे रिग्रेस हो चुका हूँ। लेकिन मुझे रिग्रेस हुए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। आखिर यहाँ पे कुछ होना चाहिए क्या? मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है कि मैं कैसे क्या करूँगा। मैं अभी 14 इयर्स का हूँ प्रेज़ेंट टाइम में और ना ही मेरे पास अभी यहाँ पे कोई पावर है जैसे माना वगैरह या फिर कुछ भी। और वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, उतने में ही कोई आके उसके पीछे से उसको बहुत तेज़ का मारता है। और जो अपना जैक होता है वो बोलता है कि बहुत समय बाद मुझे ये पेन फ़ील हुआ। बहुत समय बाद किसी ने मेरे सर पर ऐसा मारा है और उसके हाथ से उसका जूस का ग्लास भी नीचे गिर जाता है। और वो जो बंदा वहाँ पे होता है वो जैक को बोलता है कि अगर तुम्हारा ध्यान किधर रहता है, क्या तुम में इतना भी दिमाग नहीं है कि जब तुम्हारा ओल्डर ब्रदर यहाँ पे आया करता है तो तुम्हें उसे ग्रीट करना चाहिए। हमें पता चलता है कि ये होता है जैक का बड़ा भाई जिसका कि नाम होता है फैलन। जैक बताता है कि ऑल दो ये मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ा है और ये वैलेंटाइन सालों का दूसरा बच्चा है। इसी की वजह से मैं अपनी माना ट्रेनिंग नहीं कर पाया क्योंकि ये मुझे हमेशा डरा धमका के रखता था कि तुम ट्रेनिंग मत करना। जैक अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुझे अभी भी इसकी हरकतें अपने दिमाग में याद है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहले पास्ट में ये जो फैलन होता है ये अपने जैक को बहुत ज्यादा बुली किया करता था।
ये कभी इसके ऊपर चाय डाल दिया करता था, कभी कुछ इसको परेशान किया करता था और इसको बोला करता था कि मैं तुम्हें किसी भी मोमेंट पे मार सकता हूँ। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन जैसा हाल होगा। उसके पास कुछ यूज़फुलनेस थी इसलिए हमने उसको सेफ रखा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। और बिल्कुल हिम्मत भी मत करना कि तुम कभी कोई शॉर्ट टेक्निक या फिर मैजिक वगैरह सीखो। द मोमेंट तुमने वो चीज़ें सीखी, मैं तुम्हें उनसे ले लूँगा और तुम्हें जान से मार डालूँगा। जब तक तुम मार्कियस का ब्लड प्रोसेस करते हो, तब तक तुम सिर्फ वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। तुम एक डेड बॉडी की तरह जियोगे, हमारे हिसाब से। समझ गए? क्योंकि मैं यहाँ पे मार्कियस का अगला किंग बनने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे अंडर में रहना पड़ेगा। और अपना जैक बोल रहा होता है कि उस समय पर मैं बहुत ज़्यादा वीक था। मुझे सच में नहीं पता रहता था कि मुझे आखिर क्या करना है। मेरी वीक पर्सनैलिटी की वजह से मुझे पूरे हाउसहोल्ड में बहुत ज़्यादा शेम मिलती थी और इसके साथ-साथ बाहरी दुनिया में तो मेरी और ज़्यादा हालत खराब थी। और मैं सिर्फ नाम का थर्ड चाइल्ड था मार्कस फैमिली का, वरना इज़्ज़त तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। मुझे बहुत ज़्यादा बेकार ट्रीटमेंट मिला करता था और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया करता था, वो था ये सेकंड बच्चा फैलन। हमें पता चलता है कि ये लोग टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ी इसकी बहन होती है और दूसरे नंबर पे ये फैलन होता है और तीसरे नंबर पे अपना जैक होता है। जैक बोलता है कि इस फैमिली में बचपन से किसी ने अगर मेरा ध्यान रखा तो वो सिर्फ मेरी बहन थी, मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर, जो फैलन से सिर्फ 1 साल बड़ी थी और वो मेरे सामने थी। वो फैमिली की सक्सेसर नहीं बन सकी जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक लड़की थी। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और इसी के साथ-साथ पूरे कॉन्टिनेंट में उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती थी। लेकिन उसका फेट ऑलरेडी डिसाइडेड था शुरुआत से ही। उसको शुरुआत से ही हमारी फैमिली ने शादी करने के लिए रखा था, ताकि फादर जिस भी फैमिली में उसकी शादी कर सके, वहाँ से उनको पॉलिटिकली बेनिफिट हो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उसकी बहन को शादी करवा दी गई और वो सिर्फ फैमिली में बच्चे पैदा करने के लिए रह गई। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिनको मैं रोक नहीं पाया और अपनी बहन को नहीं बचा पाया। और जो अभी सामने मेरे बंदा खड़ा है यानी कि फैलन, यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसने वो सब करने की सोची। और उसके बाद वो बोलता है कि ये बास्टर्ड ये चाहता था कि बहन की शादी ड्यूक फैमिली में हो जाए, ताकि वहाँ से रॉयल्टी भी इसे मिलती रहे और साथ ही साथ इसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी आए। ऑल्दो इसकी जितनी भी हरकतें हैं, मेरा मन है कि मैं इसको यहीं पे इसी मोमेंट पे मार डालूं। और अपना प्रोटैगनिस्ट बहुत गंदी तरीके से इसको घूर रहा होता है फैलन को, और फैलन अपना हाथ उठाते हुए उसकी तरफ को मारने के लिए आगे बढ़ाता है और बोलता है कि आखिर तू मुझे कैसे घूर रहा है। लेकिन उतने में ही जैक फैलन का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर फैलन के साथ साथ गार्ड्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो अपना जैक होता है वो बोलता है कि कुछ कर रहे हो क्या तुम। और फैलन उसको बोलता है कि आखिर तुमने मेरा हाथ कैसे ब्लॉक किया, क्या तुझे पता नहीं है तुझे इसकी क्या सजा मिलेगी। लेकिन उतनी हुई जैक उसको उठा के बहुत तेज का नीचे साइड में पटक देता है। फेरन उसको गुस्से में बोलता है कि तुझे पता नहीं है कि आखिर तू क्या कर रहा है। जो जैक होता है वो उसको बोलता है कि ओ, तो क्या मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए तुम्हें उठाने में। और ये जो फैलन होता है ये धीरे धीरे अपना माना चार्ज करने लग जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालने लग जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुमने क्या किया। गार्ड्स पीछे से बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे शायद कुछ होने वाला है, क्या हमें इन्हें रोकना चाहिए। लेकिन दूसरा गार्ड बोलता है कि नहीं, खुद के हिसाब से कुछ भी मत करो, हमें ये करने के ऑर्डर्स नहीं है। वहीं जो जैक होता है वो गार्ड्स को देखकर बोल रहा होता है कि मैं एकदम सही था, वो हमें रोकने का ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सिचुएशन कोई जोक है। अब उतने में वहां पे बटलर आ जाता है और बोलता है कि सेकंड यंग लॉर्ड, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, रुक जाइए। लेकिन उतने में जो फैलन होता है वो बटलर को बहुत तेज का धक्का मार के साइड फेंक देता है। जो जैक होता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इस बारे में चिंतित था। नहीं, जो रॉन है यानी कि बटलर, वो एक ऐसा आदमी है जो अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स रखता है। फैलन फिर जैक को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जो जैक होता है वो उसको और ज्यादा ऐसे रेज बेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या तुम सिर्फ मुंह से बोल के लड़ोगे। जो सुनकर फैलन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो जैक होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि फाइनली अब मजे आने वाले हैं। इवन दो मैंने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करी है और ना ही मेरे पास माना है, लेकिन मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको हरा दूंगा। और अब जब फैलन अपनी स्वॉर्ड निकाल के जैक के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, उतने में ही जो अपना जैक होता है वो बहुत तेज का पंच उसको मारता है और बोलता है कि ये एक थर्ड सर्कल माना यूजर है, लेकिन इसकी सिर्फ इतनी ही औकात है। और फिर जैक अपना हाथ उसकी फेस की तरफ को बढ़ाता हुआ बोलता है कि ये 1% भी नहीं होगा उसका जो ह्यूमिलेशन इसने मुझे दी है, अभी आगे मुझे इससे और भी ज्यादा बदला लेना है। और फिर जैक अपना हाथ से उसको एकदम मारते हुए सीधा बहुत पीछे जाके फेंकता है और जैक उसके पास आके बोलता है कि तुम अभी तक मरे तो नहीं ना।
अगर नहीं मरे हो तो सुनो। उतने में ही अब गार्ड्स उस सिचुएशन में आने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैक उन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम लोग वहीं पर रुक जाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भी ये हाल ना करूं तो वहीं पे रुक जाओ। और फिर वो गार्ड्स वहां पे रुक जाते हैं। और फिर जैक अपने भाई को उसके बालों से पकड़ता हुआ घसीटते हुए लाता है और बोलता है कि शायद तुम्हें अपना कुछ वेट कम कर लेना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा हैवी हो। और जो फैलन होता है उसकी हालत तो एकदम खराब हो चुकी होती है, और वो उसको घसीटता हुआ एक पॉन्ड के पास ले आता है और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो मुझे क्या तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ठंडा कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद उसका सर पकड़ के उसका सर पानी में डाल देता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हें अपनी माना पावर यूज नहीं करनी है, क्या अब तुम अपनी माना पावर यूज करना भूल गए हो। और जैक अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। वो बोलता है कि जब उसने हमारी बहन की शादी अंपायर में कर दी, उसके बाद इसने हमारे फादर का भी असैसिनेशन कर दिया और उन्हें पॉइजन दे दिया, और उसके बाद ये खुद फैमिली का मार्किस बन गया और इसने सारी के सारी काइंड ऑफ एट्रोसिटीज करी जो कि ये कर सकता था, और इसने अंपायर की रेड मार के रख दी। और इसका रिजल्ट जो होना चाहिए था वही हुआ। मार्केस फैमिली की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाई और बहुत जल्दी डिसअपियर हो गई। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इसको मुझे अवेंज करना है फादर के लिए या फिर मार्केस हाउस के लिए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि इसने मेरी बहन का सेक्रीफाइस किया, और बहन को सेक्रीफाइस करने के बाद जो चांस मिला उसको भी गवा दिया। वो बोलता है कि उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा स्मार्ट वुमेन थी और बहुत ज्यादा रिफाइंड नेचर की थी। पता नहीं अंपायर में उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी होगी, मैं ये चीज सोच भी नहीं सकता हूँ। इसकी बहन का नाम होता है एलिजाबेथ, और ये हमें बताता है कि एलिजाबेथ की शादी के बाद उसे पता भी नहीं था कि वो किन ज्यादा सर्कमस्टेंसेस में फंसने वाली है। हमें पता चलता है कि जब उसकी शादी हुई होती है तो उसकी शादी होती है इंपीरियल के फोर्थ प्रिंस के साथ, जो कि शादी होते ही एलिजाबेथ को बोल देता है कि तुम ये मत सोचना कि हम कोई लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मेरी लीगल वाइफ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने हमेशा झुक के रहना। जैक बता रहा होता है कि उसकी बहन को हर टाइप के मिस ट्रीटमेंट के साथ गुजरना पड़ा और उसकी जीवन नरक जैसी हो गई, और ये सब का सब हुआ सिर्फ इसके फादर और इसके भाई यानी कि फैलन की वजह से। और वो ये सोचते सोचते उसका सर उस पॉन्ड में डुबा रहा होता है और फैलन उसको बोल रहा होता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। और जैक उसका सर पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि उन सारी चीजों के बारे में सोचो जो कि तुमने अभी तक करी हैं। ओह सॉरी, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम्हें क्या क्या किया है, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। और इतना बोलते बोलते वो उसका सर दोबारा पानी में डुबाने लग जाता है, और फिर वो लास्ट में एक घूंसा उसके मुंह पे मारता है, और उतने में पीछे से कोई उसे रोकता है और बोलता है कि यंग मास्टर आप ये और ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वहां पे बटलर आ चुका होता है, और फिर उसके बाद जैक उसको छोड़ देता है फैलन को, और फिर वो गार्ड्स को बोलता है कि सुनो तुम इसको यहाँ से ले जाओ, ये अभी तक मरा नहीं है तो इसका ध्यान रखो और इसको मेरे नजरों के सामने से गायब कर दो। और फिर वो गार्ड्स वहां से फैलन को ले जाने लग जाते हैं, और वहीं जो बटलर होता है वो जैक के पास आता है, लेकिन वो जैक को कुछ बोलता नहीं है। और लास्ट में जैक हमें बताता है कि उसने अभी फैलन के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत इंस्टेंटली पूरे फैमिली में फैल गया, और ऑब्वियसली पूरी फैमिली का दिमाग फिर गया कि आखिर जैक ने ये क्या किया, अचानक से जैक इतना बदल कैसे गया। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि जब से जैक की फैलन के साथ फाइट हुई थी उस दिन के बाद से फैलन काफी ज्यादा डर चुका था, और वो फैलन जो कि फैमिली का अगला हायर बनने वाला था वो अब बहुत दिनों से बेड पे पड़ा है। उसका सर जैक ने फोड़ दिया था, और साथ ही साथ अब फैलन के मन में पानी को लेकर एक अलग ही डर पैदा हो चुका है, पर वो बिल्कुल बेड से उठ भी नहीं रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैक होता है वो बैठकर खाना खा रहा होता है और बटलर भी वहीं पे होता है, और जैक हमें बताता है कि फैलन वाले इंसिडेंट के बाद से पूरे मार्केस हाउस में ये रूमर्स फैलने लग गए हैं कि फैलन एक जीनियस था जो कि थर्ड सर्कल मैजिक को जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैमिली का यंगेस्ट है उसने कैसे इसे बीट कर दिया। जैक को तो ना ही मार्शल आर्ट्स आती है ना ही कोई मैजिक आता है, तो क्या वो अभी तक अपनी कोई स्ट्रेंथ को हाइड किए हुए था, और अगर हाइड कर भी रहा था तो क्यों, आखिर उसने अभी अपनी स्ट्रेंथ क्यों दिखाई। फैलन जो कि अगले साल 18 ईयर्स का हो जाएगा और फैमिली का हायर बन जाएगा, क्या वो चीज को जैक रोकना चाहता है, पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है। और यही सब कुछ जैक सोच रहा होता है कि कैसे पूरी फैमिली में जो रूमर्स हैं वो इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं। एंड अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग मार्कस जो कि अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि थर्ड चाइल्ड यानी कि जैक को मेरे सामने लाओ, मुझे जैक से बात करनी है।
एंड अब उसके बाद हम देखते हैं कि जैक जहाँ पे खाना खा रहा होता है उतने में ही कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और बटलर को बोलते हैं कि यंग मास्टर को उन्होंने बुलाया है, और बटलर यही बात जैक को बताता है कि तुम्हें मेन बिल्डिंग में समन किया गया है लॉर्ड के द्वारा। और फिर उसके जैक वहां से उठने लग जाता है और जाने लग जाता है। अब वो जैसे मेन बिल्डिंग के गेट पर पहुंच जाता है उतने में गार्ड्स उसे रोक देते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जैक बोलता है कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन गार्ड्स कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और जैक बोल रहा होता है कि ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे इनविजिबल हूँ। वो एक दो गार्ड से बहुत बोलता है कि भाई गेट खोल लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन गार्ड उसको कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं और सिर्फ उसे घूरे जा रहे होते हैं। और जैक बोलता है कि अभी मैं इन्हें कुछ कर नहीं सकता हूँ, अगर पास्ट लाइफ वाला मैं होता तो अभी तक शायद इन्हें मार चुका होता। और अब जैक एक बार अच्छे से फिर से इन्हें बोलता है कि दरवाजा खोल दो, और जब गार्ड नहीं सुनते हैं तो जैक एक बहुत तेज की लात उसके पेट पर मारता है और उसको बोलता है गार्ड को कि मैंने तुमसे 2 बार पूछा लेकिन फिर भी तुमने दरवाजा नहीं खोला, आगे से मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना। जैक अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं समझ रहा हूँ सब, ये सब किंग की चाल है। वो चाहता है कि मुझे जानबूझ के ह्यूमिलेटिंग फील करवाएं। और फिर जैक बिना अंदर जाए वहां से वापस लौटने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ रुकने के लायक नहीं हूँ। गार्ड उसको बोलता है कि हे लॉर्ड, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जैक बोलता है कि मेरी मर्जी में जहां भी जाऊं, आखिर तुम्हें क्या। अपने राजा को बोल देना कि अगर उसे कोई जरूरी बात करनी है मुझसे तो मुझे समन करने की जगह खुद मुझसे आके मिले। और फिर उसके बाद जैक वहां से चला जाता है। अब उसके बाद जब अंदर राजा को पता चलता है कि जैक वहां से चला गया है तो वो बोल रहा होता है कि ये जो यंगेस्ट है यानी कि जैक है ये सच में बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैक होता है वो बाहर में बैठ के सोच रहा होता है कि वो शायद अब यहाँ आने वाला होगा, और अब हम देखते हैं कि जो उसका फादर होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है और उसको देखकर जैक कह रहा होता है कि इसकी शक्ल पे अभी भी वही मनुष्यत है। मुझे अभी भी याद है कि पिछली लाइफ में इसने मेरे साथ क्या क्या किया था और मैं वो कुछ भी नहीं भूला हूँ। जब मैं अपनी पिछली लाइफ में घर से भागने का ट्राई कर रहा था तब इसने मुझे मारने का ट्राई किया। ये आदमी सच में बहुत ज्यादा ग्रीडी आदमी है और ये अपनी पावर के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर उस पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। और अब उसके बाद जैक उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उसका फादर उसे बोलता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। जैक बोलता है आखिर क्या किया, और जैक ऐसे बहुत एग्रेशन में उसे देख रहा होता है। और उतने में उसकी जो पीछे वाइफ होती है वो बोल रही होती है कि आखिर तुम लॉर्ड को इतनी डिसरिस्पेक्ट क्यों दिखा रहे हो। जैक उसको बोलता है कि आप यहाँ पर मुझसे बात करने आए हैं तो क्यों ना अंदर बैठ के अच्छे से बात करें, या फिर आपको यहीं पे खड़े होके बात करनी है। और हम देखते हैं कि उतने में उसके बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक प्लेट पकड़ के तोड़ देता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन दिख रहा होता है। और जैक रियलाइज करता है कि उसका जो फादर है वो सीक्रेटली ये चीज चेक कर रहा है कि कहीं जैक के पास कोई माना वगैरह तो नहीं है। जैक बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई भी माना अभी तक नहीं है, और उसका फादर भी इसे बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास ऐसे माना वगैरह नहीं है और ये सब कुछ तुम्हारे मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। वो जैक को बोलता है कि आखिर तुमने अभी तक अपनी इस पावर को रिवील क्यों नहीं किया था, आखिर अभी तक क्यों इसे छुपा के रखा था। जैक अपने मन मन में तो यही बोल रहा होता है कि क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा कि मैं रिग्रेस हुआ हूं तो आप बिलीव नहीं करोगे। जैक बोलता है बस ऐसे ही मेरा मन नहीं किया। और अब वहीं जो उसके बाप की बीवी होती है वो उसको देखकर एकदम गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम कैसे बात कर रहे हो राजा से। अब किंग उसे बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ज्यादा यूजलेस हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मेरे किसी न किसी यूज में तो जरूर आ सकते हो। जैक उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यूजलेस लगता हूँ तो मैं तुम्हारा चाइल्ड हूं ही नहीं। किंग उसको बोलता है कि तो क्या तुम्हें मेरी एक्नॉलेजमेंट चाहिए एज माई चाइल्ड। जैक उसको बोलता है कि इतने समय बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं एक्नॉलेजमेंट में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अब उसके बाद किंग वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। जैक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये बिना कोई गुस्सा किए यहाँ से जाने लग गया, और आखिर वो यहाँ पे आया क्या था और उसे क्या बात करनी थी। और अब जब किंग जा रहा होता है तो जैक उसकी बीवी को छुड़ाते हुए बोलता है कि तुम सेकंड चाइल्ड की मदर, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हो, मतलब उसकी जल रही होती है और इस सब से। और फिर जैक उससे बोलता है कि जाते जाते अपने सेकंड चाइल्ड को याद कर लेना, कि जैक उसे याद कर रहा था। अब उसके हमारा ये सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक और बटलर साथ में बैठे हुए होते हैं और बटलर जैक को बता रहा होता है कि क्योंकि तुमने सेकंड लॉर्ड को मारा पीटा या जो भी इसके साथ किया, मतलब जो भी किया था उसकी वजह से तुम्हें 20 डेज की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा सुनाई जाती है, मतलब वही काइंड ऑफ जेल टाइप। और जैक एकदम गुस्से में उससे बोल रहा होता है बटलर से कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, और बटलर बोल रहा है कि लेटर में यही सब कुछ लिखा हुआ है। हमें पता चलता है कि ये एक लेटर निकाला होता है किंग ने और उसने जैक को सजा दी होती है, और जैक उस लेटर को देखकर बोल रहा होता है कि सेकंड चाइल्ड ने जो भी किया वो सब कुछ चलेगा, लेकिन मैंने अगर उसको उसकी गलतियों का सबक सिखा दिया तो मुझे सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा। और जैक बोलता है वैसे भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट में अंतर ही क्या है,
ये लोग मुझे जिस रोज़ गार्डन में रखते हैं, वो भी एकदम जेल से कम नहीं है। जैक बोलता है कि लगता है ये लोग मुझे बाहर एक्सपोज़ नहीं करवाना चाहते हैं और फिर उसके बाद बटलर जैक को बताता है कि सिर्फ़ 1 महीने से भी कम समय रह चुका है आपकी अकेडमी वैकेशन खत्म होने में। और हमें पता चलता है कि जो जैक होता है, वो एक अकेडमी में होता है और जैक बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि अभी मेरी वैकेशंस खत्म होने वाली हैं। हमें पता चलता है कि जैक अभी 14 इयर्स का है और वो किंगडम्स की अकेडमी में पार्टिसिपेट किया है। टेस्लन किंगडम में जितने भी नोबल्स होते हैं, उन सभी के बच्चों को ये अकेडमी अटेंड करनी ही होती है और कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता है, ये एक रूल है। और इसीलिए जो अकेडमी की ऑफिशियल ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स की है और 14 इयर्स के बाद ही एनरोलमेंट शुरू होती है। और अभी मेरा अकेडमी में फर्स्ट ईयर है, मतलब जैक का फर्स्ट ईयर है और उसकी अभी समर वैकेशन चल रही होती है और फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो चुका होता है। जैक बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे जो मास्टर हैं वो अकेडमी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और वो बोलता है कि इस मार्कस फैमिली के साथ मैं आर्ग्यूमेंट करके ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा और मुझे अपने मास्टर को बचाना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अकेडमी जाना पड़ेगा। वो बताता है कि अभी 27 डेज़ बचे हुए हैं उसकी वैकेशन खत्म होने में और 20 डेज़ उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ दिन और बचे रहेंगे और फिर वो बताता है कि 6 दिन तो यहाँ से अकेडमी जाने में ही लग जाते हैं। जैक बोलता है वाओ! ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। शायद ऐसा है कि जो किंग है वो चाहता है कि मैं यहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद सीधा अकेडमी में जाऊँ और यहाँ अपना दिन एक भी बर्बाद ना करूँ। वो मुझे फैमिली में सबके सामने नहीं आने दे सकता है और इवन मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ज़रूर इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। और फिर उसके बाद जैक बटलर से बोलता है कि तो मुझे बताओ आखिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रूम किधर है? बटलर उसे बोलता है कि यंग मास्टर, इस पूरे के पूरे हाउस में सिर्फ एक जगह है जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के नाम से जानी जाती है। वो क्रिमिनल्स का एकोमोडेशन है और टेरिटरी के अंदर जिसने भी बड़े-बड़े क्राइम्स किए होते हैं, उनको वहीं पे बंद किया जाता है। जैक एकदम अजीब सा मुँह बनाता है और बोलता है कि ये नहीं हो सकता। क्या वो लोग मुझे इतनी गंदी जगह पे रखने वाले हैं? और फिर उसके बाद वो मतलब थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही उदास हो रहा होता है। अब उसके बाद अगली सीन में जैक हमें बता रहा होता है कि जो नोबल फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, उनके लिए एकेडमी वैकेशन एक्चुअल में कोई वैकेशन नहीं होती है, बल्कि वो कुछ और होता है। तुम फैलन को देखकर बता सकते हो, अभी जो एकदम बेड पे पड़ा हुआ है, वो वैकेशन के टाइम पे बहुत सारे सोशल पार्टीज़ अटेंड करता था। वो बहुत सारे अदर नोबल्स से मिला करता था, अपना कनेक्शन बनाया करता था। मतलब यही सब के लिए होती है वो वैकेशन नोबल्स के लिए। लेकिन मुझे ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ऑल्दो इस सब में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मार्कस हाउस में होने के बावजूद भी मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि मुझे सिर्फ यही बताया जाता था कि रोज़ गार्डन के अलावा मुझे कहीं भी नहीं रहना। हमें पता चलता है कि वो प्रिज़न में ऑलरेडी आ चुका है। वो बता रहा होता है कि जब नाइट्स उसे लेने आए थे, उससे पहले ही वो खुद से उस प्रिज़न में चला गया। वो कहता है कि ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा है और उसके साथ-साथ मुझे 3 टाइम का खाना भी मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में खाना कितना ज़्यादा बेकार है। जो मुझे बेडशीट और ब्लैंकेट दिया गया है, ऐसा लगता है कि 500 सालों से इसको धुला ही नहीं गया है और सच में मेरे को अपना पूरा दिन यहाँ पे बिताना पड़ेगा। ये सच में बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कि टेरिटरी के लोग भी जब कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें भी इतनी बेकार सज़ा नहीं मिलती है जितनी मुझे मिली है। और इवन तो मैंने कुछ भी किया हो, लेकिन ये बात अभी भी कोई भी नहीं भूल सकता कि मैं एक नोबल का सन हूँ और इसके बावजूद मुझे इस प्रिज़न में रखा गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके सेकंड चाइल्ड के साथ जो हरकत करी है मैंने, जो उसको मारा है, उसको वो किस तरह से कवर करेगा? क्या वो सबको ये बताएगा कि मैंने कोई पॉइज़न या कोई ऐसा मैजिक यूज़ किया है? और वो ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में सोच रहा होता है कि हो सकता है उसका फ़ादर कोई ऐसी कहानी क्रिएट करे कि जैक ने कोई तो ब्लैक मैजिक सीखा था अपनी खुद की लालच के चलते और जो सेकंड चाइल्ड था फैलन, उसने उस चीज़ को डिस्कवर कर लिया, उसको जान लिया और फैलन ने जब जैक से ये बात कन्फ्रंट करी, तो जैक ने उल्टा फैलन के ऊपर अटैक कर लिया। और यही सब कुछ सोच-सोच के जैक बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बहुत हद तक ये बात भी है कि फैमिली में अभी तक जितने भी लोग हैं, उन सबको यही चीज़ बताई गई है कि जैक ने मतलब मैंने कोई ब्लैक मैजिक यूज़ किया है। और फिर वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ से 1-2 दिन में भाग जाऊँ? क्योंकि मैं अपनी प्रीशियस वैकेशन को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता हूँ इस डिसगस्टिंग प्रिज़न में। लेकिन नहीं, मैं चाह के भी यहाँ से नहीं भाग सकता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली मेरी सिस्टर, दूसरा रॉन बटलर और तीसरा मेरे मास्टर। और इसी के साथ-साथ अभी मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मेरे पास कुछ ख़ास पावर्स भी नहीं है। मैं 168 सेंटीमीटर टॉल हूँ और मेरा वेट सिर्फ 55 केजी है। मेरे पास कोई मसल्स भी नहीं है। और अगर इस वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करना है, तो मुझे यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इस कॉन्टिनेंट में वीक लोग फर्टिलाइज़र्स के समान होते हैं।
मैं तभी सर्वाइव कर पाऊँगा, तब मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊँगा और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे। वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे अभी बदला लेना है और ये बदला लेने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। और अभी सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे सामने 2 चीज़ें हैं। मुझे टाइम और पावर दोनों चाहिए और मेरी दोनों दिक्कतें सॉल्व होंगी अकेडमी जाकर। मुझे टाइम मिल जाएगा ताकि मैं अपनी पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकूँ और फिर उसके बाद मैं नेचुरली अपनी पावर को रिगेन करूँगा, जैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ़ में किया था। और अगर मैं अपनी पावर को रिगेन कर लिया, देन उसके बाद मैं अपनी मास्टर, अपने सिस्टर और रॉन बटलर को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। ऑल्दो मुझे ये पावर्स वगैरह ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है अब, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसकी ज़रूरत है। अब उसके बाद वो हमें बताता है कि माना बेसिकली क्या होता है। वो बोलता है कि एक माना यूज़र 10 रैंक्स में बँटा हुआ होता है। जो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक सर्कल यूज़र्स हैं, वो बिगिनर्स होते हैं। 4th टू 6 वाले सर्कल यूज़र्स एक्सपर्ट्स होते हैं और जो 7th से 9th तक होते हैं, उनको हाई सर्कल माना यूज़र्स कहा जाता है। और जो 10th पर होते हैं, उन्हें मास्टर कहा जाता है और इसलिए वो लोग सुपर ह्यूमन्स भी जाने जाते हैं। और हमें पता चलता है कि अभी-अभी वही जो जैक होता है, वो फर्स्ट सर्कल माना यूज़र बन चुका होता है। वो बोलता है कि अगर मैं इन लोगों से दूर चला जाऊँ, तो मैं अच्छे से अपनी माना को प्रैक्टिस कर पाऊँगा। वो कहता है कि मुझे सिर्फ़ 2 घंटे लगे अपने आप को फर्स्ट सर्कल माना यूज़र बनाने में, तो ऑफ़ कोर्स अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। बोलता है कि मैंने माना ट्रेनिंग 17 इयर्स ओल्ड में स्टार्ट कर दी जब मेरी पास्ट लाइफ थी, लेकिन अभी तो मैं इससे भी जल्दी माना सीख चुका हूँ। और फिर वो बोलता है कि मैं अभी इसको और लोगों के सामने रिवील नहीं कर सकता और फिर वो अचानक से अपनी माना पावर को छिपाने लग जाता है और उतने में उसको यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी है, आखिर इस तरफ को कौन आ रहा होगा? और वो जैसी ही आवाज़ सुनता है तो उसको पता चलता है कि ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ वो अपने सपने में सुनना चाहता है। ये आवाज़ वो है जो उसको पास्ट मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा याद आती है। ये उसकी बहन होती है एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ उससे बोलती है कि जैकी, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? क्या तुम ठीक हो? और जैक उसको देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि पास्ट लाइफ़ में तो उसकी बहन के साथ वो सब कुछ हो चुका होता है। तो अभी जैक बताता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा काइंड और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अपनी बहन के मुँह से जैकी नाम सुनकर जैक बोल रहा होता है कि ये वो निकनेम है जो कि मैंने बहुत बरसों से नहीं सुना। और फिर उसके बाद एलिज़ाबेथ जैक को बोलती है कि आखिर तुमने ब्लैक मैजिक क्यों यूज़ किया? मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम्हें मैजिक की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊँगी। आखिर तुम अकेडमी में और ज़्यादा टाइम क्यों नहीं रुके? आखिर तुम इस घर में वापस क्यों आए? और यही सब बोलते-बोलते वो जैक को बोल रही होती है और जैक ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है और मतलब कुछ और ही सोच रहा होता है। एलिज़ाबेथ बोलती है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम्हें सच में चोट-वोट तो नहीं लगी? और फिर जैक अपने आँसू पोंछते हुए बोल रहा होता है कि नहीं, मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अभी ठीक हो, एकदम सही सलामत हो। उसकी बहन बोलती है कि जैकी, तुम सच बोल रहे हो ना? मुझे सच-सच बताओ आखिर तुम ठीक हो कि नहीं? और फिर इसके बाद जैक उसको बोलता है कि क्या हम यहाँ से भाग चलें? हम यहाँ से बहुत दूर कोई फॉरेस्ट में भाग जाएँगे, जहाँ पे नोमैड्स रहते हैं और वहाँ पर एक फार्म स्टार्ट करेंगे। बताओ, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और मैं जानता हूँ कि दूसरा बेटा और मदर तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। हम सब इसको छोड़-छाड़ के कहीं दूर शांति से बसने चले जाते हैं। और यही सब वो अपनी बहन से बोल रहा होता है, लेकिन उतने में उसकी बहन उसको डाँटते हुए बोलती है कि शांत हो जाओ, ऐसा मत कहो, वो हमारे फादर हैं। आखिर जो कुछ भी हो रहा है, स्टिल हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे फादर हैं। वो बोलती है कि मैं जानता हूँ कि फादर तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनका ओपिनियन बदल सकूँ तुम्हारे लिए, चाहे कुछ भी हो। बस थोड़ी देर और ये झेल लो, मुझ पे भरोसा करो। और जैक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में भी यही सब कुछ सुना था और मुझे पता है कि आगे कुछ भी नहीं बदलने वाला होता है। और फिर उसके बाद जैक अपनी बहन से बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इतने समय बाद तुम्हें देख पाया। उसकी बहन बोल रही होती है कि तुम अभी भी सच में बच्चे ही हो। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है कि सॉरी और बोलता है कि क्या तुम थोड़ा-सा पीछे हो सकती हो? उसकी बहन हल्का-सा पीछे जाती है और फिर उसके बाद वो उसको अपनी माना पावर्स दिखाता है, जो देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो अपनी माना पावर्स से जो गेट होता है उसका लॉक तोड़ देता है। उसकी बहन बोल रही होती है कि आखिर तुमने सर्कल मैजिक कब सीखा? आखिर तुम कब ये सब सीख गए? और आखिर तुमने प्रिज़न के डोर को क्यों ओपन किया? और फिर जैक बाहर आकर एलिज़ाबेथ से गले लग जाता है और उसको बोल रहा होता है कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उसकी बहन बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने ज़्यादा वियर्ड क्यों एक्ट कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? लेकिन जैक कुछ भी नहीं बोलता है और उससे सिर्फ बोलता है कि इस बार मैं बहुत ज़्यादा अलग बनूँगा। मैं इस बार चीज़ें बदल दूँगा और बहुत सारी चीज़ें बदलने वाला हूँ। तुम्हें अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई भी सैक्रिफ़ाइस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार भी नहीं। मैं ज़रूर ये मेक श्योर करूँगा कि तुम इस बार बिल्कुल ठीक रहोगी। और यही सब कुछ वो अपनी बहन से कह रहा होता है।
वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि पिछली लाइफ में सिर्फ एक मैं ही था जिसको ये रियलिटी पता थी कि जिसकी उसकी बहन के साथ शादी होने वाली थी वो कैसा है और उसने उसकी बहन के साथ क्या क्या किया। और जैक बोलता है कि जब मुझे उसकी रियलिटी पता चली तो उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा ऐसे गुस्से में आ गया था जिसकी वजह से मैं एकदम मॉन्स्टर बन गया था और मैंने उनकी पूरी इंपीरियल फैमिली का नामो निशान मिटा दिया। मैंने सबको मार डाला। अब उसके समय थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और जैक बता रहा होता है कि 17 साल की एज में उसने घर को छोड़ दिया था और उसके 10 साल बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसने इस वर्ल्ड को बदल दिया। वो बताता है कि टेस्लन किंगडम पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका था और इवन जो वॉलंटियर हाउस था वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। टुल्कन यहाँ का ग्रेटेस्ट एम्पायर बन चुका था जिसने पूरे एंटायर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को कब्जा लिया था। वो कहता है कि उसकी बहन को जब पता चला कि उसकी फैमिली प्रिजन में है तो उसने टुल्कन एम्पायर के फोर्थ किंग यानी कि यही जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज उसकी फैमिली को छोड़ दो। लेकिन उसने एलिजाबेथ की एक भी नहीं सुनी और हमेशा उससे यही कहता था कि तुम मेरी लीगल वाइफ भी नहीं हो और उसे हमेशा मारा पीटा करता था, बहुत बुरा व्यवहार करता था। वो कहता है कि मेरी सिस्टर ने बहुत ट्राई किया कि वो अपनी फैमिली को बचा सके। वो पूरे के पूरे 3 दिन बारिश में रही ताकि वो उनसे भीख मांग सके। जैक बता रहा होता है कि ये उन किस्सों में से एक है जो कि मैंने सुना था उस वक्त के बारे में, जो कि मुझे बताता है कि फ्यूचर कितना ज्यादा बेकार होने वाला है। वो बताता है कि एलिजाबेथ की फैमिली ने उसकी बात तो मान ली और उनको प्रिजन से निकाल दिया, लेकिन वो उसके बदले में एलिजाबेथ को बहुत बुरा ट्रीट करते थे। वो उसे एकदम स्लेव बना के रखते थे। इवन इंपीरियल के जो बाकी के प्रिंस थे वो लोग भी उसकी सिस्टर को एक टॉय की तरह, एक स्लेव की तरह यूज करते थे। ऐसी सिचुएशन में वहां पे कोई भी नहीं था जो कि उसकी सिस्टर की हेल्प कर पाता। और कुछ समय बाद जब फोर्थ प्रिंस एलिजाबेथ से बोर हो गया तो उसने उसे अबेंडन कर दिया और फिर उसके बाद उसे हाउस में इम्प्रिजन करके रख दिया, जेल में डाल दिया। और इसी के बाद से जो मार्केस हाउस था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जैक बताता है कि जब से मुझे इस बारे में पता चला और मैंने ये चीज सुनी उसी के बाद से मैं मॉन्स्टर बन गया था। मुझे टुल्कन फैमिली को एकदम खत्म कर देना था। जो कोई भी अपने आप को टुल्कन एम्पायर के साथ एसोसिएट करता था मुझे उन सभी का नामो निशान मिटा देना था और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैंने उन सबको खत्म कर दिया। उनकी एम्परर, उनके इंपीरियल प्रिंस, प्रिंसेस, सारे के सारे, चाहे थर्ड इंपीरियल प्रिंस हो, उनकी वाइफ हो, इन सभी को मार डाला। उनसे जितनी भी फैमिलीज कनेक्टेड थी उन सभी को एनहिलेट कर दिया और जो कोई भी उनकी ब्लड लाइन में था सबका नामो निशान खत्म हो गया। और फिर उसके तुम्हारा फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है और प्रेजेंट मोमेंट में जैक अपने मनी मन में सोच रहा होता है कि ये बेकार फ्यूचर होने से मुझे बचाना पड़ेगा। और उसकी बहन उससे कह रही होती है कि जैक अपना ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं फादर से तुम्हारे लिए बात कर सकूं। और फिर उसके बाद उसकी सिस्टर वहां से चली जाती है। अब उसके बाद अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो उसकी सिस्टर होती है वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि जैक काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। आखिर उसने वो सब कुछ मैजिक कैसे सीख लिया और आखिर सीखा भी तो उसने अभी तक इसको छुपा के क्यों रखा। क्या वो सच में जैक ठीक है? वो कहती है कि बात रही अगर ब्लैक मैजिक की जो कि पूरी फैमिली में बात फैली हुई है, तो जहां तक मुझे लगता है मैं एक सिक्स सर्कल माना यूजर हूँ और मैं भी उसको कोई ट्रेस ऑफ मैजिक डिटेक्ट नहीं कर पाई। तो फादर ने भी क्या ही मैजिक डिटेक्ट किया होगा। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मार्कियस में एक फैली हुई अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब उसके अगले सीन में वो अपने फादर से बात करने में आई होती है और बोलती है कि जैक को प्रिजन से बाहर निकालिए। उसका बाप बोलता है कि क्यों? वो बोलती है कि क्योंकि जैक ने कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं सीखा है। वो कहती है कि पहली चीज तो ये कि कोई भी ब्लैक मैजिक सीखने वाला इंसान ब्लैक मैजिक को पास ऑन करके सीखता है, मतलब उसके जो पूर्वज या एंसेस्टर्स होंगे वो आगे फैलाते रहेंगे ऐसे करके। और जैक तो एक बच्चा है तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि जैक कोई ब्लैक मैजिक वगैरह सीखे। और दूसरी चीज ये कि जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ छिपाना चाह रहे हैं, आप पब्लिक में ट्रू रीजन नहीं बताना चाह रहे हैं। वो बोलती है कि आप ऑलरेडी ये चीज भी जानते हैं कि जैक को मार्केस हाउस में कोई भी पोजीशन लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसको बाप बोलता है कि आगे कंटिन्यू करके जाओ। और बैकग्राउंड में हमें जैक की आवाज में बताया जाता है कि ये जो कुछ भी है ये सिर्फ एक वार्निंग है एलिजाबेथ के लिए, ये शो करने के लिए कि वो अगर अपनी फैमिली के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट गई तो उसके साथ भी वही होगा जो कि जैक के साथ हुआ है। उसकी भलाई इसी में है कि वो अपनी फैमिली की बात मानते रहे क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक टूल है। और फिर उसके बाद उसको फादर बोलता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि जो यंगेस्ट है वो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है और जब वो एक ठीक ठाक एज का हो जाएगा तो उसको ऑफिशियली डेड कंसिडर कर दिया जाएगा। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल उसको उसकी लाइफ जीने दूं लेकिन उसकी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा छिपा के रखूं।
उसकी बहन बोल रही होती है कि क्या ये सच में ट्रू है? उसका बाप बोलता है हाँ। और फिर उसका बाप बोलता है कि लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई भी मानव सर्कल नहीं है, उसने एक थर्ड सर्कल यूज़र को डिफीट कर दिया। और फिर इसका बाप बोलता है कि खैर, अगर तुम अभी इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं फ़िलहाल के लिए तो उसको जेल से बाहर निकाल दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद उसकी बहन थैंक यू बोलती है। और जब एलिज़ाबेथ वहाँ से बाहर आ जाती है, तो वो बाहर आके यही सोच रही होती है कि जैक ने उससे कहा था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वही सब बोल के सोच रही होती है कि जैक एकदम इम्पॉसिबल है। हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। हमें इन लोगों को सर्व करना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जैक होता है वो नींद से उठता है और वो बोल रहा होता है कि लास्ट नाइट सच में बहुत ज़्यादा बेकार थी। ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बुरे सपने आए, और क्योंकि एक तो ये जगह भी बहुत ज़्यादा बेकार है, वही सब कुछ सोच ही रहा होता है, उतने वहाँ पे एक सोल्जर आता है और सोल्जर उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। जैक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे कितना ज़्यादा बेकार तरीके से बोल रहा है। शायद ये भूल रहा है कि मैं अभी भी एक नोबल हूँ। और फिर वो उसके बाद उस सोल्जर से बोलता है कि तुम मेरे क्लोथ्स और शूज़ ले आए, शुक्रिया। और वो सोल्जर अभी बहुत गंदी तरीके से उसे बोलता है कि चुप रहो। और अब जैक बहुत बुरी तरीके से उसे देख रहा होता है और अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ़ एक सोल्जर है और मैं मार्केस हाउस का थर्ड यंग लॉर्ड हूँ। और फिर उसके बाद वो सोल्जर उसको बोलता है कि तुम ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो? और अब तभी जैक एकदम गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूँ? और अब सोल्जर की थोड़ी फटती है, और फिर उसके बाद वो उससे बोलता है कि नहीं लॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैक अपने हाथ में थोड़ा-सा मैजिक इकट्ठा माना पावर इकट्ठा करते हुए उससे बोलता है कि अगली बार से मुझसे थोड़ा सोच समझ के बात करना, और एक बहुत तेज का पंच उसके मुँह में रख देता है। अब उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि जो जैक होता है वो वहाँ से रिलीज़ हो चुका होता है, और तभी उसके पास रॉन आता है और रॉन उसको बोलता है कि आप वापस आ गए। क्या आपको कहीं पे चोट तो नहीं लगी? क्या आप ठीक हैं? और जैक उसको बोलता है कि हाँ, मैं एकदम कंप्लीटली ठीक हूँ। और अब तभी अचानक से जैक उसके कपड़ों पर ब्लड के निशान देखता है। वो ब्लड के निशान तो वही होते हैं जब उसने उस सोल्जर को मारा होता है, और रॉन उसे बोलता है कि यंग मास्टर, आखिर आपके साथ क्या हुआ? क्या आपके किसी के साथ फाइट हुई? और जैक उसको बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो, और जैक उसको पूछता है कि आखिर यहाँ पे और लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? रॉन उसे बताता है कि यहाँ पे बाकी के लोग भी हैं, 10 फुट सोल्जर्स और उसके साथ-साथ एक आयरन ब्लड नाइट हमें यहाँ पे असाइन किया गया है। जैक उसको बोलता है कि ये आयरन ब्लड नाइट, ये वही उस ऑर्डर का नाइट है ना? रॉन उसको बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और जैक उसको देखकर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जो ड्रीम इसके मन में होंगे जब ये नाइट बना होगा, इसके जो प्लान्स होंगे, वो प्लान्स तो इसके फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो इसको मेरे बारे में तो क्या ही चिंता होगी। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा ध्यान रखना चाहता भी है। ये सच में उसके लिए काफ़ी बुरी चीज़ है। और अब वो जो नाइट होता है उसको किसी ने बताया होता है, किसी सोल्जर ने, कि जैक ने अभी-अभी प्रिज़न में क्या किया, एक सोल्जर्स को मारा, और जिससे जैक की नहीं जैक सॉरी उस नाइट की भी थोड़ी-थोड़ी फटती है। और अब वो नाइट जैक के पास आता है और उसको बोलता है कि यंग लॉर्ड, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिज़न में क्या हुआ? वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है जैक कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कहीं ज़्यादा पोलाइट है। नाइट उसको बोलता है कि मुझे अभी भी पता चल रहा है कि आपने प्रिज़न में क्या किया है। उस गार्ड के फिंगर और साथ ही साथ उसकी राइट आई कंप्लीटली डैमेज है। ये सुनते ही रॉन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या यंग मास्टर ने ये सब कुछ किया है? वो नाइट एकदम डरते-डरते जैक से बोल रहा होता है कि ऑल्दो मुझे ये राइट भी है कि मैं जानूँ कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। और अब उतने में ही वो जो जैक होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या? क्या तुम सच में मेरे सामने ऐसा वर्ड यूज़ करोगे कि तुम्हें राइट है? क्या तुम इस सिचुएशन में यही सब करोगे? और जैक एकदम उसको घूर रहा होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक फोर्थ सर्कल मारा यूज़र है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे इसीलिए भेजा है ताकि ये मुझे कंट्रोल कर पाए। और फिर जैक उस नाइट को बोलता है कि उस कुत्ते को पता होना चाहिए कि उसकी क्या जगह है। जो नाइट होता है वो बोलता है कि आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श हैं। आप उसको एक डॉग कह रहे हैं। जैक बोलता है कि आखिर इसमें क्या गलत है? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, और तुम्हारा काम ये है कि तुम यहाँ पे रहो और देखभाल करो, तो तुम वही करो। ज़्यादा अपने आप को हीरो मत समझो। तुम्हें जो ऑर्डर दिया गया वही चीज़ करो, और आगे से मेरे बारे में फालतू बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ गए? वरना इसका अंजाम तुम्हें ही भुगतने को मिलेगा। और फिर वो नाइट एकदम डरता-डरता उससे बोल रहा होता है कि हाँ, मैं आगे से बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगा। जैक उसको बोलता है कि चलो फिर मुझसे अपोलोजाइज़ करो, और फिर वो नाइट अपने जैक से अपोलोजाइज़ करता है। फिर जैक अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि चलो, एटलीस्ट ये बात तो अच्छी है कि ये नाइट को बोलना आता है प्रॉपर्ली तमीज़ के साथ। और फिर उसके बाद जैक वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है कि मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है।
तुम इस मैटर को खुद से सेटल कर लो और मुझे रिपोर्ट दे देना कि आखिर क्या हुआ। और फिर जाते-जाते वो उससे ऐसा भी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे किसी एक्शन से दिक्कत है तो तुम मार्कियस हाउस में मेरी कंप्लेंट भी कर सकते हो। मुझे ज़रा भी कद्दू फर्क नहीं पड़ता। और फिर जैक उससे थोड़ा मज़ाक-मज़ाक में बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ कि मैं तुम्हारा नाम बोलूँ, इसलिए मैं तुम्हें आगे से चिक कहूँगा। अगर तुम कभी भी ये नाम सुनते हो तो दौड़े-दौड़े मेरे पास आना। और फिर उसके बाद वो रॉन से कहता है कि चलो रॉन यहाँ से। और जो ये नाइट होता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे एम्बैरेस हो चुका होता है और बोलता है कि क्या? चेक आखिर ये कैसा नाम है? अब उसके बाद जैक रॉन से बोलता है कि रॉन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाना खाना है। रॉन उसको बोलता है कि ओके यंग मास्टर, मैं आपके लिए बहुत जल्दी से कोई डाइट प्रिपेयर करवा देता हूँ। और अब देखते हैं कि उसने उसके लिए अच्छा खासा खाना प्रिपेयर करवा दिया होता है और जैक बड़ी डिलीशियसली उस खाने को खा रहा होता है। जैक बोलता है कि रॉन तुम्हारी जो कुकिंग स्किल्स है वो तो सच में बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। इवन तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। रॉन उसको एकदम देख रहा होता है और जैक उसको बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। रॉन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद जैक उससे बोलता है कि क्या तुम भी भूखे हो? यहाँ पे बहुत सारा खाना है, तो चलो हम लोग साथ में खाना खाते हैं। आखिर तुम ऐसे अलग क्यों हो? रॉन उसको बोलता है कि नहीं, आखिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं आखिर आपके साथ बैठ के कैसे खाना खा सकता हूँ? जैक बोलता है अरे अरे शर्माओ भी मत ज्यादा, तुम चुपचाप बैठ के खाना खाने लग जाओ। और फिर इसके बाद रॉन वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है ओके। अब जैक रॉन से बोलता है कि आखिर एलिजाबेथ इन दिनों कैसी है। रॉन उसे बताता है कि लेडी एलिजाबेथ एकदम वैसी जैसी वो रोज रहती हैं। जैक उसको बोलता है कि रॉन तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम जानते हो कि आखिर मेरी सिस्टर यहाँ पे कितना ज्यादा सफर करती है, वो किन किन चीजों से गुजरती है। रॉन उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर उसके जैक उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो बोलता है कि जितना मुझे अपना पास्ट याद आ पा रहा है, उसके हिसाब से मेरे यंगर डेज़ में मैं खाने को इसलिए इतना ज़्यादा एन्जॉय कर पाता था, क्योंकि तुम अपने हाथों से मेरे लिए वो खाना बनाया करते थे। मुझे भरोसा था कि तुम जो भी मुझे खिलाओगे, वो चेक करके खिलाओगे कि उसके किसी भी इंग्रीडिएंट में कोई पॉइज़न तो नहीं है। रॉन उसको बोलता है कि तो यंग मास्टर, आप इतना सब कुछ जानते हैं। जैक उसको बोलता है कि सिर्फ़ इतना ही नहीं, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। तुम एक नाइन्थ सर्कल मेज हो, है ना? मुझे पता है कि तुम वो बंदे हो जो कि हमेशा मेरी मॉम के साइड खड़े थे। तुमने हमेशा उनका ध्यान रखा। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर किस तरह से मेरी मदर थी, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही वो मर चुकी थी। और जब-जब मैं अपनी बहन को देखता हूँ, तो उसे देखकर मुझे उसमें मेरी माँ की छवि दिखती है और मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो भी मेरी बहन की तरह बहुत अच्छी पर्सन होंगी। वो बोलता है कि मुझे ये फ़ील होता है हमेशा कि तुमने मेरी मदर्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया था। जैक बोलता है कि काश ये सब कुछ एक नोवेल होती और मैं इस नोवेल को बहुत आसानी से फेंक सकता था, लेकिन ये एक एक्चुअल लाइफ़ की स्टोरी है। वो बोलता है कि जब मैं अपनी पास्ट लाइफ़ में मार्केस हाउस से भागा था, तो उस वक़्त पे मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ मार्केस हाउस से भागते वक़्त मेरी हेल्प करी थी रॉन ने, और मैं रॉन के ही साथ मार्केस हाउस से भागा था। जब हमको लोग पीछे से पकड़ने आए थे, जिनको कि मेरे फ़ादर ने भेजा था, तो उस समय पे मेरे फादर ने आयरन ब्लड नाइट ऑर्डर को मुझे पकड़ने के लिए भेजा था, और जो सोल्जर मुझे पहले मिला था वो भी उसी नाइट ऑर्डर से था। और क्योंकि इतने पावरफुल लोग हमें आए थे और जो उस ऑर्डर का कैप्टन था वो भी एक नाइन्थ सर्कल का स्वॉर्ड्समैन था, और उसकी वजह से रॉन ने मेरे को बचाया, उनसे फाइट करी और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया मुझे बचाने के चक्कर में। उस वक्त तक रॉन मारा गया था। ऑल्दो ये सारी जितनी भी बातें जो पास्ट की बात यहाँ पे जैक कर रहा है, ये बात वो रॉन को नहीं बता रहा होता है, बल्कि खुद अपने मन ही मन में हमें बता रहा होता है। और फिर अभी प्रेजेंट मोमेंट में जैक रॉन को बोल रहा होता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा डरता था जब मुझे पता चला था कि तुम एक नाइन्थ सर्कल के मैजिक यूज़र हो। लेकिन क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुमने मेरी मदर को बचाया था, तो उसके बाद से मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जैक रॉन से बोल रहा होता है कि मेरी मदर कोई कॉमनर नहीं थी। मार्केस वालों को भी ये फैक्ट नहीं पता है। उन्होंने शायद तुम्हें बताया होगा, लेकिन इस बात से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑल्दो मुझे ये बात पता है कि तुम एक नाइन सर्कल यूज़र हो, और मैं इस बात को हमेशा अपने तक ही रखूँगा। और फिर उसके बाद रॉन उससे बोलता है जैक से कि यंग मास्टर, आखिर आप क्या चाहते हैं? आखिर मैं आपके लिए क्या करूँ? और फिर उसके बाद जैक उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारे और मेरी सिस्टर के अलावा यहाँ पर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ रॉन कि तुम मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करो। लेडी एलिज़ाबेथ, जो कि अपने सिक्स्थ सर्कल की पे पहुंच चुकी है सिर्फ 18 साल की एज में। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है खुद को प्रोटेक्ट करने के, लेकिन स्टिल मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। वो बहुत ज़्यादा काइंड है और वो अपने आप को बहुत ईजिली सेक्रीफाइस कर देगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो खुद को सेक्रीफाइस करें।
वो बोलता है कि कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेडमी के लिए निकल जाऊँ और मैं बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कुछ सीरियस नहीं होगा। ऑलमोस्ट 4 साल। और मैं चाहता हूँ कि इस 4 साल के टाइम ड्यूरेशन में तुम मेरी बहन के साथ रहो और उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करो। इन 4 सालों के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम उसके बाद आज़ाद हो जाओगे। बस मेरा इतना काम कर दो। वो बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ना रहो बल्कि तुम अपनी खुद की लाइफ़ जियो। जो तुम करना चाहते हो वो करो। बस 4 साल मेरा ये काम कर दो। फिर उसके बाद रॉन उसको बोलता है कि लेकिन आखिर 4 साल क्यों? जैक उसको बोलता है कि 4 साल में मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाऊँगा कि मैं अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। रॉन उसको बोलता है कि आखिर आप किसके खिलाफ सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि इसको तो अभी नहीं पता है वो पिछली लाइफ में क्या-क्या हुआ है। लेकिन उतने में वहाँ पे कोई आ जाता है और बोलता है कि थर्ड यंग लॉर्ड प्लीज़ एक्सक्यूज़। और अब उतने में जैक वहाँ से कोई बहाना बनाते हुए वो बात को टाल देता है और बोलता है कि जो भी है अंदर आ जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वही नाइट आ गया होता है और वो बोलता है कि मैं अपनी रिपोर्ट बनाऊँगा। वो बोलता है कि जिस गार्ड को आपने वहाँ पे मारा था उसको फर्स्ट एड दे दिया गया है और उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। जैक बोलता है ओह! तो ऐसा है। और फिर वो एक झूठ-झूठ की कहानी बनाने लग जाता है कि गार्ड जब ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसका जो चाकू था उससे उसकी खुद की उँगलियाँ कट गई, साथ ही साथ उसकी आईज़ पे भी थोड़ा नुकसान पहुँच गया। मतलब बेसिकली क्योंकि जैक ने इसको थोड़ा सबक सिखा दिया होता है, तो इसने एक झूठी कहानी वाली रिपोर्ट तैयार कर ली होती है। और फिर उसके जैक उसे बोलता है कि गुड वर्क, क्योंकि तुम मार्केस वालों के कुत्तों की तरह काम करते हो, तो क्या मुझे तुम्हें कोई हड्डी देनी चाहिए? और वो नाइट बोलता है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर बताता है कि मेरा नाम है जेम्स कैंटा। और फिर उसके बाद जैक उसको बोलता है कि जो भी तुम्हारा नाम है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे लिए बस इतना काम करो कि एक स्वॉर्ड लेके आओ। मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करने का मन कर रहा है। मेरे लिए कोई वुडन स्वॉर्ड मत लाना बल्कि आयरन की स्वॉर्ड लाना। वो नाइट बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है। मेरा जो काम है मैं सिर्फ़ वही करूँगा। और फिर उसके बाद जैक उसको बोलता है कि तुम एक प्राइड नाइट हो ना? तो चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मुझे मारने का, मुझसे बदला लेने का। मतलब बेसिकली जैक वही चाह रहा होता है कि ये इसके साथ बैटल करें। रॉन उसको बोलता है कि यंग मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं? जो ये गार्ड होता है, ये नाइट होता है, ये भी उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो? जैक बोलता है कि हाँ, ऑफ़ कोर्स मैं सीरियस हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने आज से पहले कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़ी तो तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे? तुम कर लो मेरे साथ डुएल, तुम्हें बता दूँगा मैं। वो जो नाइट होता है वो उसको बोलता है कि क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप टीचर बनूँ? और जैक मतलब हँस रहा होता है, बेसिकली वो यही चाह रहा होता है कि ये इसको स्वॉर्ड सिखाएँ। अब ये सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है थोड़ी देर के लिए और थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉन और जैक साथ में बैठे हुए होते हैं और रॉन जैक को बता रहा होता है कि ये जो नाइट है, ये एक 4th सर्कल यूज़र है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके साथ बैटल करोगे? और अगर तुमने इसके साथ बैटल करी, तो हो सकता है कि तुम हर्ट हो जाओ। जैक उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ? क्या तुम मुझको शर्त लगाना चाहते हो? रॉन बोलता है कि वो उतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और इस बात पे शर्त लगाने से अच्छा कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, हम इस बात पे शर्त लगा सकते हैं कि आखिर तुम कितने हिट्स रिसीव करोगे। मतलब वो तुम्हें कितनी बार हिट करेगा। अब उसके बाद रॉन थोड़ा-सा सीरियसली जैक से बोलता है कि ये जो नाइट है, ये एंटायरली डिफरेंट लेवल पे है। आपकी जब सेकंड लॉर्ड ये के साथ फाइट हुई थी, मतलब फेलन के साथ जब फाइट हुई थी, ये उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर है। क्या तुम सच में इससे फाइट करना चाहते हो? और अब जैक थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या मेरे ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं है? और फिर उसके बाद जैक बोलता है कि चलो फिर अब तो ये करके ही रहेंगे। अगर मुझे इस डुएल में एक भी बार हिट हो गया, तो तुम जीत जाओगे। आखिर तुम्हें मंज़ूर है कि नहीं? और जो रॉन होता है वो ये सुनते ही कि सिर्फ़ एक हिट और ये सुनते ही मतलब एकदम शॉक हो जाता है कि इसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है खुद के ऊपर। जैक बोलता है कि जो लूज़र होगा उसको विनर की विश को मानना पड़ेगा। रॉन बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात मनवानी ही है तो तुम वो तो मुझ पे ऑर्डर देके भी मनवा सकते हो, इसमें शर्त की क्या ज़रूरत है? मैं ओवरऑल तुम्हारा एक सर्वेंट ही तो हूँ। और फिर उसके बाद मतलब जैक यही सब सोच रहा होता है और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि जैक, इस पूरे मार्केस हाउस में मेरी सिस्टर के अलावा तुम ही तो हो जिस पे मैं भरोसा करता हूँ। और यही सब सोचते-सोचते वो जैक की तरफ को देख रहा होता है। अब उसके बाद जो जैक होता है वो बोलता है कि मैं उन लोगों को ऑर्डर नहीं देता हूँ जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ और मैं तुम पे क्योंकि ट्रस्ट करता हूँ तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं तुमसे क्या कुछ रिक्वेस्ट करूँ रॉन? और रॉन उसको बोलता है कि हाँ यंग मास्टर, आप ऐसे मत बोलिए वरना मेरे लिए मना करना मुश्किल होगा। अब उतने में ये जो नाइट होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है और नाइट आके जैक से सॉरी बोलता है कि मैंने अगर आपसे पहले ज़्यादा रूड बिहेव कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर उसके बाद वो जैक से बोलता है कि अगर आपको डुएल करने के लिए कोई पार्टनर चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपका डुएल करने में पार्टनर बनूँ।
तो प्लीज़ जो आपने पहले कहा था उसको दोबारा से रिकंसिडर कीजिए। जैक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस नाइट की तरह न जाने कितने काउंटलेस लोग हैं जो कि मुझे इस मार्केस हाउस में डिसरिस्पेक्ट करते हैं मेरे मुँह के आगे। और इनडायरेक्ट ह्यूमिलिएशन भी बहुत ज़्यादा होती है और शायद इस नाइट को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि इसके साथ भी कहीं वो सब कुछ ना हो जाए जो कि मैंने उस गार्ड के साथ किया था। इसलिए यहाँ आके मेरे से माफ़ी माँग रहा है। और फिर उसके बाद जैक उस नाइट से बोलता है कि ठीक है फिर, हम लोग एक ऐसी जगह पे जाके डुएल करेंगे जहाँ पे हमें कोई भी ना देख पाए। नाइट अचानक से थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है कि क्या हुआ? तुम्हें ऐसी जगह पे क्यों जाना है? जैक उसको बोलता है कि तुम क्या मुझसे हारने में डर तो नहीं रहे हो? वो नाइट बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर मैं क्यों डरूंगा? जैक बोलता है मुझे तो ऐसा ही लगता है। कैसा लगता है कि तुम अपने आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम मुझे मार पाओगे। और फिर उसके बाद नाइट थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देता है और फिर जैक रॉन से बोलता है कि रॉन, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ पे हम लोग जाएं और ट्रेनिंग करें और हमें किसी के बारे में पता मतलब कोई और हमें देख भी ना पाए? रॉन थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ ऐसी एक जगह तो है। और फिर उसके बाद वो उन लोगों को एक ट्रेनिंग एरिना के पास ले आया होता है जो कि कहीं न कहीं मतलब ऐसे छुपा हुआ होता है। और फिर उसके बाद जैक उस ट्रेनिंग अरीना में आखिर बोलता है कि मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि इस जगह पर हमारे बेसमेंट में एक ट्रेनिंग अरीना भी है। ये तो सच में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि रॉन, क्या तुम यहीं पे अपनी ट्रेनिंग करते हो? रॉन बोलता है कि नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। ये वो प्लेस है जो कि तुम्हारी मदर ने बनाई थी अपने 2 बच्चों के लिए ताकि वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर पाएँ। जैक बोलता है कि तो आखिर मैं इस जगह के बारे में क्यों नहीं जानता हूँ? रॉन बोलता है कि क्योंकि ये जगह ट्रेनिंग के लिए है और आप ट्रेनिंग व्रेनिंग तो करते नहीं है। और फिर उसके बाद जैक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने इस प्लेस को आज से पहले कभी भी यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई या तो इस जगह पे कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग कर रहा है या फिर कोई इस जगह को टाइम टू टाइम साफ करते रहता है। और फिर उसके बाद जैक रॉन से बोलता है कि रॉन, तुम ही होगे ज़रूर जो कि इस जगह को टाइम टू टाइम क्लीन करते हो। इसके लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। और रॉन हँसता है और ऐसा लगता है कि रॉन ही ये सब करता है। और फिर उसके बाद जैक उस नाइट से बोलता है कि हे चिक, आखिर तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम कुछ चाहते हो? चलो एक काम करो, जल्दी से वो वुडन स्वॉर्ड मुझे हवाले करो। नाइट फिर से थोड़ा-सा ऐसे घबरा सा रहा होता है और जैक बोलता है कि जल्दी से करो, मुझे वो स्वॉर्ड मेरे हाथ में पकड़ाओ। अभी क्योंकि हमारी बैटल स्टार्ट ही हो रही है, तो इसलिए हम अभी वुडन स्वॉर्ड का यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद वो नाइट स्वॉर्ड लेके जैक के हाथ में पकड़ा देता है और मतलब थोड़ा-थोड़ा घबरा रहा होता है अभी भी। और हम देखते हैं कि इसके बाद जैक अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ लेता है और जिस अंदाज में वो स्वॉर्ड को पकड़ता है, उसको देखकर रॉन बोलता है कि यंग थर्ड लॉर्ड, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने पहले भी काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड पकड़ी हुई है। और जैक अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में हज़ारों ह्यूमन्स और स्पीशीज़ को मार रखा है, तो ये तो मेरे लिए बहुत मतलब ऐसे नॉर्मल बात है। और फिर उसके बाद जैक उसको थैंक्स बोलता है कॉम्प्लीमेंट के लिए और फिर उस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि तुम इस स्वॉर्ड को सीरियसली लेना। इवन ये वुडन स्वॉर्ड है लेकिन मेरे अटैक्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होंगे। और वो उछलता हुआ उस नाइट के ऊपर अटैक कर देता है और वो नाइट उसके अटैक को डिफेंड तो कर लेता है। और मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने इजीली इसके अटैक को रोक लिया। मुझे पता ही था, एक नोवाइस हमेशा नोवाइस ही रहेगा। और वो बोलता है कि अगर मैंने इसको हरा-वरा दिया या इसको मार-पीट दिया, तो कहीं मेरे साथ आगे कुछ ना हो जाए। इसलिए मैं इसको बस थोड़ा-सा डरा दूँगा ताकि ये खुद ही मेरे साथ बैटल ना करे। लेकिन वो इतना सोच ही रहा होता है, इतने में जो जैक होता है, वो कहीं से तो स्वॉर्ड घुमा-फिरा के इसके सीधे मुँह के नीचे ले आता है और मतलब इसको ऐसे अनकाउंटर्ड छोड़ देता है। मतलब ये कोई अटैक नहीं कर पाता है नाइट इसके ऊपर। और फिर जैक उस नाइट से बोलता है कि तुम अभी तक मर चुके होते अगर मेरे पास कोई रियल स्वॉर्ड होती। वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बैटल को सीरियसली लेना, मैं तुम पे बिल्कुल भी हल्का नहीं जाने वाला हूँ। और जो नाइट होता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसने ये सारे मूव्स कहाँ से सीखे? आखिर इसको इतनी अच्छी स्वॉर्डमैनशिप कैसे आती है? ये थर्ड यंग लॉर्ड, आखिर ये इतनी अच्छी तरीके से स्वॉर्ड कैसे चला पा रहा है? जहाँ तक मुझे पता है ये इसका फर्स्ट टाइम है कि ये स्वॉर्ड यूज़ कर रहा है। तो आखिर पहली बार में ये इतनी अच्छी स्वॉर्ड कैसे यूज़ कर पा रहा है? अब यहीं पे जो हमारा आज का एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट काफ़ी जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लाइक्स करने पड़ेंगे, तो अच्छे खासे वीडियो पे लाइक कर देना। अगर वीडियो ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करती है तभी मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा। और साथ ही साथ जो अपना वो एरन वाली स्टोरी चल रही है, उसका भी नेक्स्ट पार्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो तब तक के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना गाइज़। इसी के साथ-साथ आप मेंबरशिप ले सकते हो या सुपर थैंक्स कर सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।